नमस्कार दोस्तों, टेल्स ऑफ क्राइम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक परिवार की जो अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने ही वाले थे कि तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उन्हें अपना ये फैसला बदलना पड़ता है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात है जून 2014 की। ड्रेक बोराडस अपनी पत्नी मारिया बोराडस और अपने 3 बच्चों के साथ अपने नए घर, जिसका नंबर था हाउस नंबर 657 बोलेवार, जो कि न्यू जर्सी के वेस्टफील्ड इलाके में था, वहाँ शिफ्ट होने वाले थे। ये इलाका उस समय पर अमेरिका के 30 सबसे सेफेस्ट टाउन में माना जाता था। ड्रेक एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और उसने ये घर $1.4 मिलियन में खरीदा था। इस घर में शिफ्ट करने से पहले ड्रेक घर में थोड़ा रेनोवेशन का काम करवाना चाहता था, पर घर खरीदने के करीब 15 दिनों बाद ही ड्रेक को एक अनजान खत मिलता है। उस खत के एनवलप पे लिखा हुआ था द न्यू ओनर, और खत में लिखा था, आपका स्वागत है हमारे नए पड़ोसी। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या 657 बोलेवार में मौजूद ताकत ने आपको यहाँ बुलाया है? 657 बोलेवार मेरे और मेरे परिवार के लिए सदियों से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, और अब इसके 110वें जन्मदिन पर मैं इसकी देखरेख करूँगा। मेरे दादा ने साल 1920 में इस घर को संभाला था, उसकी देखरेख करी थी। उसके बाद 1960 से मेरे पिताजी ने इस घर की देखरेख करी, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इस पुश्तैनी घर की देखरेख करूँगा। 657 बोलेवार से कई सौ गाड़ियाँ गुजरती है। हो सकता है उन्हीं में से एक गाड़ी में मैं बैठा हूँ और आपको देख रहा हूँ, और आखिर में उस खत के नीचे एक साइन होता है द वॉचर। पर ड्रेक इस खत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है किसी ने उसके साथ मजाक किया है। पर इस खत के करीब एक हफ्ते बाद ही ड्रेक को दूसरा लेटर मिलता है, और इस लेटर में लिखा था, आपके 3 बच्चे हैं। मैंने देखा है कि आप चाहते हैं कि आपका घर जवान खून से भर जाए। क्या आपका पुराना घर बहुत छोटा हो गया था जिसमें आपका परिवार ठीक से रह नहीं पा रहा था, या यह आपका लालच है जो आपके बच्चों को मुझ तक लाया है? एक बार मुझे आपके बच्चों का नाम पता चल जाए तो मैं खुद उन्हें अपनी तरफ खींच कर ले आऊँगा। क्या बच्चे छोटे कमरे में सोएंगे और आप 2nd फ्लोर पर सोएंगे, जिसकी बेडरूम की खिड़की सड़क किनारे खुलती है? मुझे पता चल जाएगा जब भी आप इस घर में शिफ्ट होंगे। अब शिफ्ट हो रहे हैं आप। ये मेरी मदद करेगा जानने में कि कौन किस रूम में सो रहा है। इसके बाद मैं अपने आगे की प्लानिंग कर सकता हूँ। इस खत को पढ़ने के बाद ड्रेक को थोड़ा अजीब सा लगता है, और वो सीधा घर के पुराने मालिक से संपर्क करता है और उन्हें इन धमकी भरे खतों के बारे में बताता है। घर का मालिक ड्रेक को बताते हैं कि 23 साल से वो इस घर में रह रहे थे, पर उन्हें कभी कोई ऐसा खत नहीं मिला। पर घर को छोड़ने के ठीक 3-4 दिन पहले उन्हें एक खत मिला था, जिसमें लिखा था, आप इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरा कोई आएगा तो इस घर में तोड़फोड़ करेगा। पर पुराने मालिक ने इस खत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खत को फेंक दिया। कहाँ फेंका ये भी उन्हें याद नहीं था। ड्रेक इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेता है और वेस्टफील्ड पुलिस से संपर्क करता है और उन्हें इन धमकी भरे खतों के बारे में बताता है। पुलिस ड्रेक को कहती है कि हो सकता है कि आपके साथ किसी ने मजाक किया हो, या कोई ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो पर खरीद नहीं पाया हो। कोई बात नहीं, हम इसकी जांच कर लेंगे। लेकिन पुलिस भी इन खतों को भेजने वाले के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाती, और उनकी फैमिली ये फैसला करती है कि जब तक इन धमकी भरे खतों का राज पता नहीं चल जाता, वो इस घर में शिफ्ट नहीं करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच अब ड्रेक को तीसरा खत मिलता है, और इस खत में इस बार लिखा था, कहाँ हैं आप लोग? 657 बोलेवार आप लोगों को मिस कर रहा है। और साथ ही इस खत में इस बार ड्रेक के 3 बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ भी लिखे थे, और आगे इस खत में लिखा था, आप फटाफट आ जाइए जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन कहाँ पे सोएगा, जिससे मैं अपने आगे का काम आसानी से कर सकूं। इस बार इस खत को पढ़कर ड्रेक और मारिया घबरा जाते हैं। ये मामला अब ज़्यादा गंभीर हो चुका था। ड्रेक अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं, पर वो डिटेक्टिव भी इन खतों के बारे में पता नहीं लगा पाता।
ड्रेक इंश्योरेंस कंपनी में काफ़ी अच्छे ओहदे पर थे। उन्होंने अपने सोर्सेज की मदद से इस मामले को FBI के हाथों में ट्रांसफ़र कराया। FBI ने इस मामले की जांच शुरू की। FBI ने कई दिनों तक घर की निगरानी करी, खतों को पढ़ा और पड़ोसियों से भी पूछताछ करी, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। FBI ने अब इस जांच में फॉरेंसिक की भी मदद ली। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। उन्होंने इस हैंडराइटिंग की तफ्तीश करी, पर किसी से भी यह हैंडराइटिंग मैच नहीं हुई। खत के एनवलप को बंद करने के लिए जिस सलाइवा का इस्तेमाल हुआ था उसकी भी जांच हुई, जिससे ये पता चला कि ये सलाइवा किसी फीमेल का है। पर यह नहीं पता चल पाया कि आखिर कौन इन खतों को ड्रेक के पास भेज रहा है। हर तरफ से हार मानने के बाद ड्रेक ने अपने परिवार और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये फैसला किया कि वो इस घर को बेच देंगे। ड्रेक ने इस घर को ऑक्शन पर लगा दिया, पर मीडिया में पहले ही 657 बुलेवार के बारे में काफ़ी खबरें आ चुकी थी और कोई भी ये घर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। देखते ही देखते साल 2016 आता है। अब ड्रेक ये फैसला करते हैं कि जब तक ये घर नहीं बिकता वो इस घर को रेंट पर दे देंगे, और एक शख्स इस घर को रेंट पर ले भी लेता है। पिछले 2 सालों में ड्रेक को कोई भी गुमनाम खत नहीं मिले थे, पर ठीक 2 साल के बाद ही एक गुमनाम खत और आता है, जो कि इस बार उस किराएदार के नाम पर था, जिसमें लिखा था, तुमने अगर घर को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो हो सकता है तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई अचानक से मर जाए या किसी की रहस्यमयी मौत हो जाए। इस खत को पढ़कर वो किराएदार ये घर तुरंत खाली करके चला जाता है और अब 657 बुलेवार फिर से खाली हो जाता है। इस हादसे के करीब 3 साल बाद साल 2019 में आखिरकार एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला शख्स इस घर को डेरेक से खरीद लेता है, पर मजबूरन डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ता है। इसके बाद डेरेक इस घर के कुछ ही दूरी पर एक घर ले लेता है। इन गुमनाम खतों का और वॉचर का पता तो आज तक नहीं चल पाया, पर कहते हैं कि ये सारे खत खुद डेरेक ने ही लिखे थे, क्योंकि डेरेक ने इस घर को लेने में काफ़ी लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पा रहा था, और इसलिए उसने ये कहानी गढ़ी, पर आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई है। इसके बाद ना तो डेरेक को और ना ही जिसने 657 बुलेवार लिया उसे आज तक कोई भी ऐसा खत मिला है, पर उन खतों का और वॉचर का रहस्य तो आखिर तक रहस्य ही रहा। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं टेल्स ऑफ क्राइम के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।